हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। और साथ ही आप बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से। छोटी सी स्टोरी है जिसमें हरीश अपने पिता से पूछता है कि आखिर इतनी मात्रा में ये सारी चीज़ें अवेलेबल कैसे हैं मार्केट में। जब वह अपने माता पिता के साथ मार्केट में जाता है दिवाली के समय, तो वो इतनी सारी चीज़ें देखकर, देखो यहाँ लिखा है जैसे कि क्लोथ्स फॉर हिम, हिज मदर परचेस्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है। तो उसकी माँ कुछ बर्तन वगैरह लेती हैं, ठीक है, चीनी, टी एंड दिया वगैरह लेती हैं दीपावली में जलाने के लिए। तो वो बच्चा जो इतनी सारी आइटम्स है मार्केट में वो देखकर अचंभित हो जाता है और अपने पापा से पूछता है कि इतनी सारी चीज़ें आखिर कैसे बन पाती हैं। इस बात पर उसके पिता आंसर देते हैं कि जो कपड़े हैं या फिर जो चीनी है, ये सारी चीज़ें मशीन से बनाई जाती हैं लार्ज क्वांटिटी में इंडस्ट्रीज़ में। ओके। और यूटेंसिल्स वगैरह जो है वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाए जाते हैं, बट दिया वगैरह जो है वो पर्सनली इंडिविजुअली बनाया जाता है। छोटे छोटे कारीगर वगैरह होते हैं काम करने वाले, वो बनाते हैं। ओके। तो इस तरह से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहा किसे जाता है। देखिए, हम कभी भी अगर रॉ मटेरियल को लाकर उसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल देते हैं तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन जब हम इसे एक लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं तब हम इसे कहते हैं इंडस्ट्रीज़। देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लाकर या फिर रॉ मटेरियल से आप क्या बनाते हो, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हो, तब जाकर वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग लार्ज क्वांटिटी में होती है तो वो इंडस्ट्रीज बनती है। ठीक है। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। कागज़ से पेपर बनाया जाता है, आई मीन लकड़ियों से पेपर बनाया जाता है। चीनी को बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल होता है। आयरन को बनाने के लिए आयरन एंड स्टील, आयरन ओरे, इसके बारे में तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आयरन ओरे क्या होता है, अयस्क होता है एक, मतलब लोहे के छोटे छोटे कणों को मिलाकर लोहा तैयार किया जाता है। उसी तरह एल्युमिनियम है और बॉक्साइट है। ये सारी चीज़ें हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब चलिए देखते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर्ड द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। तो प्राइमरी मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। याद रखिएगा कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज या एक्टिविटीज़ उसको कही जाती हैं जो डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हो। ठीक है, डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हो, जैसे कि किसान, या फिर आप फॉरेस्ट से कुछ कलेक्ट करके लेकर आ रहे हो, ठीक है, या फिर मछली पाल रहे हो, मुर्गी पाल रहे हो। इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज। देखो, स्टील फैक्ट्रीज, स्टील में तो हम कहीं भी नेचर से कुछ लेके नहीं आ रहे हैं। या फिर कार है, ब्रेवरीज है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की इंडस्ट्रीज है, बेकरीज है जहाँ बिस्कुट्स वगैरह बनती हैं। तो इनमें से कुछ भी हम डायरेक्ट नेचर से लेकर नहीं आते। ठीक है। आप देखो, स्टील बनाने के लिए आपको आयरन ओरे और कुछ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो उसको आपको कहीं और से लेकर आना पड़ेगा, माइनिंग जहाँ से होती है। कार और ब्रेवरीज वगैरह के लिए आपको आयरन और स्टील मंगवाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज से। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन आपको ख़रीदना पड़ेगा फार्मर्स से। बेकरीज के लिए भी आपको गेहूँ और बाकी के चीनी वगैरह सब कुछ ख़रीदना पड़ेगा। तो जो ये सेकेंडरी एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इनको रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होना होता है।
किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होना होता है? रॉ मटेरियल के ऊपर। ओके, तो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। फॉल इनटू दिस कैटेगरी, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कुछ लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक में कोई काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई मान लो कि जोमेटो से आपको खाना ला कर दे रहा है, तो डिलीवरी वाला हो गया आप, या फिर ऑटो वाला हो गया जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो ये सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप करती है तो कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है इसे इकोनॉमिक का बैकबोन कहा जाता है, मतलब ये सबसे मुख्य डेवलपमेंटल रोल प्ले करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डू नॉट ओनली हेल्प द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ही मॉडर्नाइज नहीं करता है, साथ ही साथ मतलब एग्रीकल्चर को अगर मॉडर्नाइज कर देता है तो क्या होगा कि आपकी पूरी इकोनॉमी को ग्रोथ मिल जाएगा, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। आपको इतना तो पता ही होगा कि एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है, ठीक है, और इसको डेवलप करना, इसको मॉडर्नाइज करना, मतलब आप अपनी बैकबोन को मजबूत कर रहे हो। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाई प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। जब हम इंडस्ट्री सेट करते हैं तो वहाँ ढेर सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती है, कुछ लोग मशीन चलाने के लिए और भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है, तो किसानों को सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या करता है कि बेरोजगारी की समस्या को कम करता है। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, कम करना, ठीक है, और गरीबी को भी मिटाता है देश से, क्योंकि नौकरी मिलेगी तो गरीबी ऑटोमेटिक कम होगी, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाई इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब मान लो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है और वहां अचानक एक बड़ी सी इंडस्ट्री लगा दी गई, तो इंडस्ट्रीज लगाने के बाद यहाँ से रास्ते बनाए जाएंगे ताकि इंडस्ट्री में जो भी सामान बने वो आए जाए आराम से। तो रॉ मटेरियल आने के लिए यहाँ से बड़ी बड़ी मान लो कि कार्स वगैरह यूज होंगी जो आएंगी, और फिर बड़ी बड़ी कार्स इस तरफ से जाएंगी भी, राइट। जब नई नई सड़कें बनती हैं, मान लो कोई इंडस्ट्री वगैरह लगती है तो नई नई सड़कें बनती हैं। जब नई नई सड़कें बनती हैं, लोगों का बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे होटल्स खुलती हैं, आसपास में लोग रहने लगते हैं, फिर बैंक्स खुलते हैं, दुकान खुलते हैं, और धीरे धीरे वो जगह अच्छी खासी डेवलप्ड हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट क्या करता है, ट्राइबल एरिया और बैकवर्ड इलाकों को बहुत ही जल्दी ग्रो कर देता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन सच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाकर बाहर भी बेचते हैं, ठीक है, तो बाहर विदेशों का फॉरेन एक्सचेंज आता है, विदेश में वस्तुएं एक्सपोर्ट होती हैं तो पैसा आता है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश गुड्स। याद रखिएगा, रॉ मटेरियल को किस चीज़ में कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, जिनकी वैल्यू क्या हो, बहुत हाई हो, तो वो क्या होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, महंगे हो जाएंगे। इंडियाज प्रोस्पेरिटीज लाइज इन
इंक्रीजिंग द डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्विक। तो जितना ज़्यादा अलग अलग तरह का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगा भारत में, उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, अलग अलग हाथों में अलग अलग तरीके से ग्रो होता है। फॉर इंस्टांस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एक ऐसी मतलब इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रो इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर, मान लो कि इस साल हमने शुगर केन बहुत अच्छा ग्रो किया। क्या ग्रो किया? शुगर केन ज़्यादा ग्रो किया, तो ये इंडस्ट्री में आया और इंडस्ट्री में इससे क्या बन गया? शुगर। इंडिया में बहुत शुगर हो गया, तो इसने क्या किया? इसने नेशनल मार्केट में सेल किया। तो नेशनल मार्केट में चीनी की प्राइस थोड़ी सी कम हुई, तो पब्लिक को फ़ायदा हुआ कि कम प्राइस पे भी चीनी अवेलेबल है। जब सामान ज़्यादा होता है तो प्राइस कम होता है ना। तो चीनी जब इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हुआ तो इसका प्राइस कम होगा, तो लोकल लोगों को फ़ायदा। और इंटरनेशनल मार्केट से ढेर सारा चीनी बेचने के बाद इंडिया को क्या मिलेगा? फॉरेक्स रिटर्न, यानी कि मतलब ब्रिटिश करेंसी, फॉरेन करेंसी हमें मिलेगी, जिसकी वैल्यू इंडिया में और अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा? ढेर सारा प्रॉफिट। दे डिपेंड ऑन द लेटर ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? रॉ मटेरियल। अगर चीनी बनानी है तो आपको पहले शुगर केन उगाना होगा। सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पम्प्स, तो आप रॉ मटेरियल जो किसान हैं उनको आप मोटर पंप वगैरह दोगे कि भाई आप लो अच्छे से खेती करो। अच्छे खाद दोगे, अच्छे इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दोगे, पेस्टिसाइड्स दोगे। पेस्टिसाइड्स क्या होता है बताया था ना मैंने। पेस्टिसाइड्स दोगे, प्लास्टिक एंड पीवीसी के पाइप्स दोगे अच्छे, जिनसे वो क्या कर सकें? इरिगेशन कर सकें। अच्छी इरिगेशन होगी तभी तो अच्छी फसल होगी। फसल अच्छी होगी तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है। अगर किसानों को कोई मशीन या औजार की ज़रूरत हो तो वो भी प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। टू द फार्मर्स दस डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस, मतलब दूसरे देशों में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री चल रही है, मतलब किसान वहाँ जैसे काम कर रहे हैं, आप अपने देश में भी किसानों को वो अपॉर्चुनिटी दो, मशीनरीज दो, उतना प्राइस दो ताकि वो लोग भी इतना अच्छे से काम कर पाए। राइट। साथ ही साथ कुछ असिस्टेड भी होता है, जैसे कि वेदर समय समय पर बताना, अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स की जानकारी देना, फर्टिलाइजर्स को कब कहाँ कितना क्वांटिटी में डालना है, ये सब बताना ज़रूरी है ना। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन से होता बस इतना है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से बड़ी आसानी से इंटरेक्ट कर पाती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर अपना सामान बेच सकती है। ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भर, एक तरह से ये मान के चलो। आत्मनिर्भर अलोन इज़ नॉट इनफ, क्योंकि कोई भी देश हर चीज़ तो नहीं है। मान लो कि इंडिया के पास लिथियम बहुत कम है, जिससे कि अच्छी बैटरीज बनाई जाए, तो लिथियम हम कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं? आज ज़्यादातर कंट्रीज़ को चाइना लिथियम देता है। अफ़गानिस्तान में अच्छा खासा लिथियम है, जिसकी वजह से चाइना आज इतना बड़ा गेम खेल रहा है। तो इस तरह से हर कंट्री को कुछ ना कुछ डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है। चाय, हम बहुत से देशों को, हमारे देश से चाय एक्सपोर्ट होती है। तो इसी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हर कोई हर चीज़ में नहीं हो सकता। हम आज भी इसरो की मदद से क्या करते हैं? बहुत सारे देशों के जो रॉकेट्स हैं उसको हम अपने रॉकेट्स के साथ लॉन्च करते हैं। राइट। और इससे उनका पैसा बच जाता है और हमें एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। दोनों का फ़ायदा। समझ में आया? तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे से मिलकर
काम करने का नाम है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान करती हैं। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशक, दशक मतलब 10 ईयर्स का एक दशक होता है, ठीक है। सेंचुरी 100 सालों की, डिकेड्स 10 ईयर्स का। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड। स्टैग्नेटेड का मतलब होता है एक ही जगह पर रुका हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इसकी। 17% ऑफ जीडीपी, कितना है जीडीपी का, 17%। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 27% फॉर इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग। तो 10% माइनिंग इंडस्ट्रीज है, क्वेरिंग इंडस्ट्रीज है और इलेक्ट्रिकल एंड गैस इंडस्ट्रीज है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। तो अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। ग्रोथ रेट कितना है, 7% पर एनम, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग। और डिज़ायर्ड कितना है, डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट, ये देखो हमें चाहिए लगभग डिज़ायर ग्रोथ रेट अगले दशक में 12%। दो 2003 में ग्रोथ रेट 9 to 10% हुआ था। विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि द नेक्स्ट डिकेड्स कैन अचीव इट्स, मतलब आने वाले 10 सालों में हम अपनी जो 10 to 12% की जो एम है हमारा वो हम कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए एक सेटअप तैयार किया गया जिसका नाम है द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन देख लेते हैं। हम इंडस्ट्रीज आपको बनाने के लिए एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी जो कैसी हो, आप खुद पहले गैस कर लो। देखो, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए। ढेर सारा पैसा किस किस चीज़ के लिए चाहिए, सबसे पहले मशीनरी चाहिए। सॉरी, एक सेकेंड। सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए, फिर आपको उस पर बिल्डिंग बनानी होगी, ठीक है। फिर आपको मशीनरी यूज करनी होगी। फिर आपको मशीनरी यूज करने के बाद मशीनरी खुद तो काम करेगा नहीं, लेबर रखना पड़ेगा। और इन सब को लैंड खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए ढेर सारा, बिल्डिंग बनाने के लिए भी चाहिए, मशीनरी खरीदने के लिए भी चाहिए, लेबर बनाने के लिए भी चाहिए। तो आप ऐसी जगह पे थोड़ी ना बिल्डिंग बनाओगे जहाँ लेबर जा ही ना सके, है ना। लेबर जा ही ना सके ऐसी जगह इंडस्ट्री नहीं बनाओगे। हमारी मशीनरी यहाँ तक आएगी तब तो काम होगा। यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए भी लेबर चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन अवेलेबल हो भी तो हम एक ऐसी जगह देखते हैं जो थोड़ा सेफ़ हो। सेफ़ का मतलब जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो, आतंकवादी ना हो। ऐसा ना हो कि कल हमने फैक्ट्री डाली और परसों यहाँ किसी की वाइफ को उठा कर ले गए, किसी की बच्चे को किडनैप करके ले गए और बोले कि 10 करोड़ दो, 20 करोड़ दो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नेचुरल कैलामिटीज से भी सेफ होना चाहिए, मतलब अर्थक्वेक या फिर फ्लड का खतरा नहीं होना चाहिए, राइट। वरना पता चला हमने फैक्ट्री खोली और सुबह पता चला कि बाढ़ में बह गया फैक्ट्री, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक की वजह से ढह गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें जो लोकेशन सेलेक्ट करनी है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि यहाँ तक हमारा लैंड, रेल और मशीनरी और बिल्डिंग्स और लेबर्स को सब कुछ को लेकर आने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो,
एक अच्छा रास्ता अवेलेबल हो। अगर रास्ता अवेलेबल नहीं है तो आप रास्ता बनाओ, वो अर्थक्वेक जोन में ना आता हो या फिर फ्लड जोन में नहीं आता हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि अगर ये इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो ये जो पोल्यूशन है इसको आप शहर से दूर रखें। इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए? शहर से दूर होनी चाहिए, ताकि मशीनरी के चलने पर लोगों को साउंड पोल्यूशन का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें लोकेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी। सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। रॉ मटेरियल आएगा जाएगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल चाहिए, साथ ही लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, पावर चाहिए, मार्केट चाहिए। हमने ये सब डिसाइड कर लिया है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, और एक ही जगह पर सब कुछ मिले ये तो पॉसिबल बहुत कम होता है। ठीक है ना। आप कहीं से लेबर लेकर आओगे, कहीं से रॉ मटेरियल लेकर आओगे, और कहीं और बनाने के बाद ये जो रॉ मटेरियल बन जाएगा तो फिर कहीं और किसी मार्केट में भेजोगे इसे बेचने के लिए, राइट। तो एक जगह ही सब कुछ मिले ये बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए एक ऐसी जगह पर होना ज़रूरी है जहाँ से हमारा मार्केट भी नज़दीक हो, लेबर्स को आने में भी सुविधा हो, रॉ मटेरियल जितनी जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, लेकिन जब एक इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ अर्बनाइजेशन फॉलो हो जाता है। अर्बनाइजेशन कैसे फॉलो हो जाता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप एक इंडस्ट्री खोलते हो, और जैसे ही इंडस्ट्री खोलते हो तो आप एक अच्छी रोड बनाते हो, यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह चलने लगती हैं। तो गाड़ियाँ जैसे ही चलना शुरू करती हैं तो क्या होता है, यहाँ कोई होटल खोल देता है, कोई छोटी मोटी पान की दुकान, कोई स्टेशनरी की दुकान। ढेर सारे लेबर्स क्या करते हैं, लेबर यहाँ झोपड़ी वगैरह बनाकर, और जैसे भी लेबर्स की कॉलोनी बन जाती है फिर वो ढेर सारे लोग यहाँ रहते हैं, और आप उनके लिए क्या करते हो, लोग वहाँ पर होटल दुकान सब खोल खोल कर धीरे 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 अर्बनाइज्ड हो जाता है वो जगह। समझ में आया? तो अब यहाँ देखिए, द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग। शहरों में ही अच्छी बैंक, मतलब बड़े बड़े बैंक्स वगैरह होते हैं। गांव में, छोटे छोटे गांव में बहुत बड़े बड़े मार्केट्स नहीं होते, तो बहुत बड़े बड़े बैंकिंग नहीं होती। तो सिटीज़ क्या प्रोवाइड करता है आपको, पढ़े लिखे लोग प्रोवाइड करता है जो बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, अच्छी नॉलेज होती है मशीनरी वगैरह सब कुछ की। ठीक है। दूसरा, शहर में हमें बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है, इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाती है, लेबर मिल जाता है, कंसल्टेंट मिल जाते हैं, सलाहकार मिल जाते हैं जो आपको सलाह दे सकें, और फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। टू द इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो एक साथ कम टुगेदर टू यूज़ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन सेंटर्स को का फ़ायदा उठाने के लिए ढेर सारी कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एग्लोमरेशन। ठीक है, तो इसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस। तो ऐसे बहुत से एग्लोमरेशंस होते रहते हैं जिसमें ढेर सारी कंपनीज मिलकर किस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, सिटीज़ में मिल रहे सर्विसेज का फ़ायदा उठाती हैं। आज़ादी से पहले जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो ज़्यादातर कहाँ बसे हुए थे, लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज, मतलब समुद्री किनारों के आसपास में ज़्यादातर बसते थे, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो समुद्री इलाकों से, मतलब ज़्यादातर लोग एक कंट्री में एंटर करते थे फॉर ट्रेड। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग किधर से आते थे,
समुद्री रास्तों थे, जब समुद्री रास्तों से आते थे तो समुद्र के आसपास इलाकों में ही उनका व्यापार सीमित होता था। वो बहुत ज़्यादा अंदर तक जाते नहीं थे। इसकी वजह से क्या करते थे वो कि ओवरसीज प्लेस में ही वो काम करते थे। देखो, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, ये सब जगह समुद्र के किनारे हैं। ठीक है। कंसिक्वेंटली हेयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से ना ये इलाके शुरुआत से ही धीरे धीरे ज़्यादा ग्रोथ होने लगी यहाँ पर। ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि देखो इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, साथ ही साथ कुछ मशीनरी कंपोनेंट पार्ट्स चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपको फैक्ट्री। उसके बाद आउटपुट, जो सामान बन गया वो फिर से बिक्री होगा मार्केट में। मार्केट क्या करेगा? पैसा ढेर सारा किसको देगा? फैक्ट्री को। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। द की डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। मतलब ऐसी जगह पर हमें लोकेशन रखनी है अपनी फैक्ट्री की जहाँ से लेबर को आने में कम खर्च लगे, रॉ मटेरियल को लाने में कम खर्च लगे, और जब सामान बन जाए फिनिश्ड गुड को मार्केट में ले जाने में भी खर्च कम लगे। तभी तो हम कम दाम पर सामान बेच पाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किस शहर में कैसा मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। अब जैसे जहाँ राम जन्मभूमि बन रहा है अयोध्या में, वहाँ पर लीकर और मीट वगैरह बंद कर दिया है। तो अब वहाँ जो लीकर मतलब दारू शराब की जिनकी इंडस्ट्रीज वगैरह थी उनको बंद करना पड़ेगा। तो उनको कितना नुकसान हुआ, राइट। ठीक है, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, बट इनके लिए तो नुकसान है। तो एज ए इकोनॉमिस्ट या एज ए बिजनेसमैन तो इनका नुकसान हो गया। जो लोग मीट वगैरह खाते हैं या फिर जो जिनका भरण पोषण मीट की वजह से होता था, ऐसे लोगों को अब अपनी बिजनेस चेंज करनी पड़ेगी, है ना। जो मान लो कि इनका दारू या शराब की दुकान थी, इनको कंप्यूटर का, बुक्स का दुकान, ये अलग चीज़ों पे शिफ्ट करना पड़ेगा खुद को, अगर आपको वहीं काम करना है तो। ठीक है। आप देख सकते हो कि कितने तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं। ट्रांजिस्टर्स बनाने के, इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने के, वेजिटेबल ऑयल बनाने के, सीमेंट बनाने के, ग्लास की चीज़ें बनाने के, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार्स वगैरह, मेडिसिन्स बनाने के, और ढेर सारी इंडस्ट्रीज होती हैं कपड़े वगैरह सब बनाने के लिए। तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग इंडस्ट्रीज को सेट किया जाता है, जिससे उनको अपने हिसाब की रॉ मटेरियल, अपने हिसाब के लेबर्स और अपने हिसाब की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ वो। ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बेसिस पर देखो, अगर हम रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर बात करें तो एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कॉटन है, वूलन है, ये कौन सी इंडस्ट्रीज में जाती हैं? टेक्सटाइल में, कपड़ा उद्योग। फिर जूट है, ये सिल्क भी टेक्सटाइल में जाता है, जूट है। उसके बाद रबर है। ठीक है, रबर इंडस्ट्रीज अलग ही होती है, शुगर इंडस्ट्रीज अलग ही होती है, टी और कॉफ़ी की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। एडिबल ऑयल यानी कि खाने पीने वाला जो तेल है वो अलग ही इंडस्ट्रीज में काम करता है। अगर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, अलग अलग मशीन्स और पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द मेन रोल बात करें तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या सप्लाई करती हैं? प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, दूसरों के लिए रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि एक आयरन की फैक्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आयरन इंडस्ट्री जो है वो कार इंडस्ट्री को आयरन बेच रही है, ठीक है, या फिर स्टील बेच रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को।
ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए स्टील क्या है, रॉ मटेरियल, राइट। ये क्या है, रॉ मटेरियल। लेकिन यही स्टील इंडस्ट्री जो स्टील बनाती है उसके लिए क्या है, फिनिश्ड गुड्स। तो यही बात है कि एक कंपनी का फिनिश्ड गुड दूसरे के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। कंज्यूमर्स इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेची जाती हैं, जैसे कि शुगर की मिल है तो शुगर की मिल से चीनी जब बन के आया तो वो हर इंसान खाता है। टूथपेस्ट की इंडस्ट्री से टूथपेस्ट बन के आया तो डायरेक्ट अब वो ऐसा नहीं है कि हम कोलगेट खरीद कर उसको कुछ बाज़ार में बेच सकते हैं। हाँ, एज ए रिटेलर या होलसेलर आप बेच सकते हो, बट एज ए कंज्यूमर नहीं बेच सकते आप। इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। पेपर वगैरह है, पेपर इंडस्ट्रीज़ का डायरेक्ट यूज होता है। सेविंग मशीन्स, सिलाई मशीन्स वगैरह हैं, फैंस वगैरह है, ये जब भी बनता है तो इनका डायरेक्ट यूज होता है। ये दोबारा रॉ मटेरियल नहीं बनाया जाता है। चीनी को ऐसा नहीं है कि चीनी को कुछ और बना के, आप चीनी का चीनी की तरह ही यूज करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब देखो, अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट, दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 रुपी करोड़। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कितना मैक्सिमम कितना आप लगा सकते हो पैसा, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करने पर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, या तो सरकारी इंडस्ट्री होगी या तो प्राइवेट होगी। सिंपल 2 भागों में पहले तो डिवाइड कर दिया जाता है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एक इंसान अकेला कोई इंडस्ट्री चला रहा है या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ढेर सारे लोग मिलकर एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंट रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट, राज्य सरकार और कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करता है। कोऑपरेटिव्स में भी ढेर सारे लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं। तो ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा ऑपरेट होता है, प्रोड्यूसर्स ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, ये दोनों मिलकर भी कभी कभी काम करते हैं। दे पुल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनेटली। ये एक साथ मतलब रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं और जो भी फ़ायदा या नुकसान होता है उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्रीज। एक इसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र और कोयर इंडस्ट्रीज इन केरला। ठीक है, बेस्ड ऑन द बल्क, बल्क मतलब ढेर सारा, एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो देखिए, जो हैवी इंडस्ट्रीज मतलब अब बल्क और वेट के हिसाब से हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया। तो हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन और स्टील, और लाइट इंडस्ट्रीज दैट इज मतलब एकदम हल्की हल्की चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह हो गई। ठीक है, तो अब देखो आप, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हम क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन यानी कि ऊन। ठीक है, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। कॉटन को भी खेत में उगाया जाता है, जूट के भी खेत में उगाया जाता है, सिल्क को भी सेरिकल्चर के थ्रू ग्रो किया जाता है, और वूलन को भी मतलब क्या कहते हैं, कैटल रियरिंग के थ्रू हम भेड़ों को पालते हैं और उससे निकालते हैं। चीनी के लिए हमको शुगर कैन की खेती करनी पड़ती है, एडिबल ऑयल के लिए बादाम और सरसों वगैरह के खेत लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कहाँ से यूज आता है,
एग्रीकल्चर से। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किस चीज़ पे डिपेंड होती है? एग्रीकल्चर पे। बस इतना याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। तो हैव अ ग्रेट डे।